नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और इस बीच बड़ी अपडेट। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी 1,52,513 वोटों से जीते हैं। शाम 7 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे। थोड़ी ही देर का वक्त बचा है, फिर बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की है और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन 2019 और 14 के मार्जिन से कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए तो बेहद कम मार्जिन जो है वो इस बार रहा है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी 1,52,513 वोटों से जीते हैं। शाम 7 बजे का समय बताया जा रहा था, 7 बज चुके हैं और कुछ ही देर का इंतजार बाकी। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब से कुछ देर पहले हमने बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कार्यकर्ता तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला करके ढेर सारी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही देर का इंतजार बाकी, फिर पीएम मोदी पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर। और इस बीच अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और जनता ने खुद ने आगे आकर के इनकी ऐसी स्थिति की है, ये परिणाम लाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन ने पूरी मेहनत करी। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, शानदार कैंपेन हुए हैं। अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, कोई कमी किसी ने नहीं रखी थी। पूरे जितने गठबंधन के पार्टनर हैं अपने अपने तरीके से मेरे ख्याल से कोई कमी रखी नहीं और उसके कारण परिणाम इतना अच्छा है। ममता जी हो, बंगाल में एक तरफा जीत हो गई। तो ये जहाँ जहाँ इन्होंने माहौल बनाया था, जैसे सहन था यही हो, बस इन्होंने कह दिया वो सही है और वही इलेक्शन कमीशन के साथ लग गया। और जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किए थे संस्थाओं के, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जनता वाच कर रही थी। और देश की जनता की खासियत है, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो सकती है, 140 करोड़ की आबादी है, पर रॉबर्ट कॉमन सेंस उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनकी अक्ल होशियारी जो है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और समय समय उन्होंने बताया भी है। आप कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में शुमार होते हैं। राजस्थान का परिणाम आपने देखा, 25 में से 11 आपके और सहयोगियों को मिला, लेकिन इसी से लगता हुआ एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। सीमाएं लगभग साथ साथ में है, सीमावर्ती कई जिले साथ में लगते हैं। क्या कारण लगता है आपको कि राजस्थान में रिजल्ट अलग, मध्य प्रदेश में रिजल्ट अलग, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया, सहयोगियों का खाता नहीं खुल पाया? देखिए, वहाँ के बारे में कह नहीं सकता कि क्या स्थिति बनी होगी। हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति अलग होती है, जातीय समीकरण अलग होते हैं, वहाँ की प्रोफाइल अलग हो जाती है, वहाँ की सोच अलग हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की स्थिति मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार के परिणाम आए, वो हम लोगों के लिए चिंता की बात है। पर मेहनत करने में कमी वहाँ भी नहीं रखी। चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नए नए बने हैं, अभी मैं गया था दिग्विजय सिंह चुनाव के अंदर, तो पूरा उत्साह था कार्यकर्ताओं के अंदर। परिणाम ऐसे आए हैं, ये असेंबली में ऐसे हुआ, जहाँ हम जीत रहे थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहाँ जीत नहीं पाए। और राजस्थान में हारे जरूर हैं, पर 70 के आसपास सीटें हमारी आ गई। तो ये बात तो है कि राजस्थानी गवर्नेंस जो थी, ये हमारी स्कीमें थी, उसको लोग अभी याद करने लगे। तो देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से आंकड़े सामने आए उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। वहीं चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता बाशु शर्मा जुड़ चुकी है। बाशु जी, किस तरीके से रुझान जो सामने आ रहे हैं, आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए के साथ इतिहास है, जिसके साथ अगर
जब से प्रधानमंत्री हुआ है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जान और निश्चित 10 साल की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलना, एनडीए को बहुमत मिलना, ये दर्शाता है मोदी की निष्ठा। और लगातार देश में काम हुए 10 सालों में जनता ने बहुमत फिर से एनडीए को किया है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बासु जी, बहुमत तो मिला है, आप कह रहे हैं कि बहुमत मिल गया, एक बार फिर से बहुमत तो मिला है, लेकिन जो सीटें मिली है वो उतनी नहीं मिली जितना टारगेट रखा गया था। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको इस आंकड़े बताता हूँ। हमने 2014 में एक टारगेट रखा था, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, हमने 282 सीट पाई। हमने 2019 में आंकड़ा रखा था हम 300 पार जाएंगे, हम 303 सीट गए। अब हम 303 सीट से कम तो बोलेंगे तो हमारा आंकड़ा था एनडीए का 370 था, बीजेपी का एनडीए में 400 पार में आ रहा। तो हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे कोई भी बच्चा है वह स्कूल में 90% का मार्क्स आए, वो कहेगा ना कि मैं 98% मार्क्स लाना चाहता हूँ। हो सकता है वो मार्क्स ना पाए, कम पाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो जीत गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो एनडीए की सरकार बनती थी गई है, कांग्रेस वाले को खुश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सीट जितने अलायंस की सीट है उससे 10 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीट अकेले की आई है। कांग्रेस इससे खुश क्यों हो रही है? कांग्रेस निश्चित रूप से उनकी सीट बढ़ी है और सीट बढ़ने के अंदर सीट बढ़ी है उनकी और उनको बधाई है इस बात की, लेकिन उनको अहंकार मत हो। भारतीय जनता पार्टी आपसे ज्यादा, आपको 2 अंक में सिमट गए, 2 अंकों में सिमट के आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ गई। ये तो वही बात हो गई। एक क्लास में बच्चे, क्लास का स्टूडेंट है, वो कह रहे नहीं मैं तो फेल हो गया, ये भी सामने वाला फेल हो गया, किससे मैं। ऐसा हाल कांग्रेस पार्टी का है जो देश जनता देख रही है। चलिए ठीक है, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से आनंद जुड़े हुए हैं, कंचन कनोडिया जुड़ी हुई है, साथ ही नीरज मिश्रा भी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले आनंद, आपका रुख करते हुए, आपकी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि शाम 7 बजे का समय था जब पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले थे। जी बिल्कुल, उसको लेकर आप तैयारियां देख सकती हैं। दरअसल रुझानों के बाद जो मतगणना का तमाम फाइनल स्टेप आ चुका है, जहां पे बीजेपी को लगभग पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन तमाम एनडीए संगठन को बहुमत मिल चुका है। उसके बाद आप देखें बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता पूरी तरह से जश्न में हैं और आप तमाम देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। दरअसल बीजेपी मुख्यालय की अगर बात की जाए तो 2 ऑफिस हैं, जिसमें बीजेपी मुख्यालय और बीजेपी मुख्यालय एक्सटेंशन, जहां पे कुछ देर बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और उनके जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनसे पहले कई बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके होंगे उनके स्वागत को लेकर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, जो अपने संबोधन के दौरान वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहेंगे और उसके साथ साथ जो उनने परिश्रम किया और उसके साथ जो रिजल्ट आया है उसको आगे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसको लेकर बातचीत होगी। कहीं ना कहीं आज पूरा देश देखेगा कि प्रधानमंत्री, जो कि बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा था आपकी बार 400 पार, वो भरसक ना कर पाई हो, लेकिन जो स्थिति इस वक्त स्पष्ट है वो ये है कि आने वाली सरकार भी बीजेपी की होगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और उसके बाकी एलाइज को अगर देखा जाए तो अभी तक जो बताया जा रहा है कि तमाम एलाइज एनडीए के उसके साथ है, तो जिससे ये माना जा रहा है कि अगली सरकार भी बीजेपी की होगी, यानी एनडीए की होगी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो वो अभी कुछ देर बाद ही बीजेपी मुख्यालय में आएंगे और आप देखिए तमाम कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे मुख्यालय से अब एक्सटेंशन मुख्यालय की तरफ भेजा जा रहा है, जहाँ कुछ देर में प्रधानमंत्री आएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं आज अपने कार्यकर्ताओं से जब वो बात करेंगे तो तमाम जिक्र करेंगे कि कैसे चुनाव के दौरान वो कहाँ कहाँ गए और हर संभव कोशिश की कि इसमें बीजेपी का जो लक्ष्य था आपकी बार 400 पार को पूर्ण किया जा सके, लेकिन शायद कहीं कुछ कमी रह गई होगी जिसके चलते आज रिजल्ट ऐसा आया है। लेकिन तब आप चीज़ें देखें तो वो अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर स्पष्ट है कि अगली सरकार भी एनडीए की होगी और जिसके प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी होंगे। जी कंचन कनोडिया का रुख करते हुए, कंचन आपके पास क्या कुछ अपडेट है और आपकी मौजूदगी कहाँ? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली स्थित कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स 24 अकबर रोड।
पीछे दिखाऊंगी कि किस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष थी, अभी जो अध्यक्ष है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव, सभी लोग यहाँ पे थे, पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और तमाम तरीके की बातें और जनता को धन्यवाद करते हुए कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम तरीके के जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की भी बात उन्होंने रखी है आगे। आपको बता दें 100 के आसपास कांग्रेस पार्टी है और 232 के आसपास इंडिया गठबंधन के पास सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं कल एक बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, उसमें तमाम आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। जहां पे एक तरफ एनडीए की बात हो रही है, जानकारी मिल रही है, भी मजबूती से खड़ा है और जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार को मनाने की कि एक बार फिर से INDIA गठबंधन का साथ दे, जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें मुलायम सिंह यादव जी के साथ अखिलेश या चंद्रबाबू नायडू है या नीतीश कुमार, उनके बहुत ही पुराने संबंध रहे थे और कहीं ना कहीं बहुत ही रिस्पेक्टफुल वो संबंध रहे थे। तो उन्हें देखते हुए आगे की कवायद उनके हाथ में सौंपी गई है और पूरी कोशिश इंडिया गठबंधन करेगी। और जब आज यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब सीधा ना देकर घुमा फिरा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, नीतीश कुमार शामिल होंगे, इसको लेके कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी दिल्ली में, सभी नेताओं के पास ये मैसेज दे दिया गया है। सभी ज्यादातर नेता दिल्ली आने के लिए रवाना हो चुके हैं। कल दोपहर में या फिर शाम तक इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। हाँ, यदि बात करें नीतीश कुमार को मनाने की तो सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये जानकारी निकल कर आ रही है, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो या फिर उड़ीसा से नवीन पटनायक हो, तमाम जितने भी सीटें हैं, आपको बता दो बहुमत का आंकड़ा 272 है, कांग्रेस पार्टी अभी 232 पे, तो कहीं ना कहीं 40 सीटें होनी चाहिए। तो ऐसा सुनहरा मौका हाथ से ना निकले, उसको देखते हुए कल इंडिया गठबंधन बैठक करेगा। आज तमाम तरीके के फोन कॉल्स किए गए नीतीश कुमार को, सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये जानकारी है, फोन कॉल्स की गई और उन्हें तमाम तरीके के वादे किए गए, जो भी उनकी इच्छाएं उन पूर्ति करने के लिए कहा गया है। अब देखना ये होगा क्या नीतीश कुमार वाकई में इधर आते हैं, क्योंकि वैसे तो नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, वो जब मर्जी इधर से उधर किसी पार्टी में चले जाते हैं अपने मुनाफे को देख के। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जब अब अपनी बहुमत की सरकार बनवाने के लिए उन्हें अपने में शामिल करने के लिए कहता है तो क्या वो शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के आने भर से केवल बात नहीं बनेगी, बात बनेगी तो चंद्रबाबू नायडू से और नवीन पटनायक से, क्योंकि कहीं ना कहीं 40 सीटें अभी इंडिया गठबंधन के पास कमी है। तो उन 40 सीटों को पूरी करने के लिए इंडिया गठबंधन आज से ही उस कवायद में लग गया है। दूसरी तरफ यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे रहे हैं और आगे की रणनीति बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का अंतर अभी है बहुमत के लिए। अगर 40 सीटें चाहिए तो और भी पार्टियों के साथ गठबंधन करना जरूरी हो जाता। और इस बीच बड़ी खबर, जीत के बाद पप्पू यादव भावुक हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मिलकर पप्पू यादव भावुक हुए हैं। तो देखिए ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की है पप्पू यादव ने। कार्यकर्ताओं से मिलकर भावुक हुए हैं, कार्यकर्ताओं से गले लग करके रोते नजर आए हैं पप्पू यादव। तो आपको याद होगा कि पप्पू यादव की तरफ से साफ कहा गया था कि अपनी सीट तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से हाथ भी मिलाया था, लेकिन कांग्रेस के खाते में वो सीट नहीं गई। तो उसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं के गले लगकर रोते पप्पू यादव नजर आ रहे हैं, भावुक हुए हैं पप्पू यादव। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ना केवल पप्पू यादव बल्कि कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद है वो भी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पल बेहद ही खास है पप्पू यादव के लिए, पप्पू यादव के चाहने वालों के लिए ये पल बेहद खास है। जैसे ही पप्पू यादव को पता चला कि वो जीत हासिल कर चुके हैं, निर्दलीय उतरे थे और जीत हासिल करना उनके लिए जरूरी था, शाख उनकी दांव पर लगी थी, त्रिकोणीय मुकाबला यहां हो गया था। और इस बीच ये बड़ी अपडेट और बेहद ही भावुक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पप्पू यादव की। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, पप्पू यादव जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे तो रोते और भावुक होते हुए नजर आए हैं। अब ग्राउंड जीरो का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, नीरज मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, मौजूदगी कहाँ, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
जी देखिए, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आई। सुबह से तमाम तैयारियां थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, पटाखे आए थे, लड्डू आए थे, लेकिन सब यूं ही रखे रह गए क्योंकि जो रिजल्ट आया वो उनके मन मुताबिक नहीं आया। और समाजवादी पार्टी में जरूर जो कार्यकर्ता थे वो उत्साहित नजर आए और उन्होंने पटाखे फोड़े और जो है फूल मालाओं से जो है पार्टी कार्यालय को सजाया। हालांकि आज ना तो अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा लीडर सामने आया, तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे शांति थी और यूं कहा जाए कि उदासी थी। तो वहीं कांग्रेस के कार्यालय में भी कोई बड़ा नेता नहीं है। हालांकि कांग्रेस के लिए आज एक बड़ा दिन था और उत्तर प्रदेश में कई सालों बाद यानी दो लोकसभा चुनाव के बाद आज इन्हें एक अच्छा अंक मिला है। और हालांकि कोई बड़ा लीडर वहां नहीं आया तो लिहाजा वहां भी शांति थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में जरूर खुशी की लहर थी। और बहुजन समाज पार्टी का हाल सबको पता है कि वही 2014 वाला रिजल्ट फिर उनके लिए आया और उनके लिए एक और दुख की खबर ये भी थी कि जो उनके वोट बैंक थे वो भी इस लोकसभा चुनाव में छिटक गए और वो इस बार इंडिया गठबंधन में गए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो राजनीतिक कार्यालय है वहाँ शांति थी, लेकिन कल जरूर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही वो अपना बयान सामने आएंगे। चलिए ठीक है नीरज, आपका रुख करेंगे स्पीच। विजय सिन्हा क्या कुछ कह रही है आपको सुनवाते हैं। बनाने का मिला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बनेंगे। तो देखिए विजय सिन्हा को सुन रहे थे, साफ कहा गया है कि एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नीरज आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। साथ ही एक सवाल और भी, समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर तो है, जीत काफी अच्छी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हुई है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई है, वोट परसेंटेज डाउन हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं उससे ये बात पूरी तरह से साफ हुई है कि समाजवादी पार्टी की बातों पर लोगों ने भरोसा किया। तो सबसे बड़ी वजह सामने निकल के आती है जो दिखाती है कि समाजवादी पार्टी की जीत का असली माने क्या था। पहली बात ये थी कि समाजवादी पार्टी ने जो बातें कही आरक्षण को लेके या अग्निवीर योजना को लेके वो लोगों की समझ में आई, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी जो बहुजन समाज पार्टी थी वो अपना वोट बैंक संभाल के नहीं रख सकी, वो वोट बैंक इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो गया। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनसे लोकल लेवल पे नाराजगी थी या लोकल लेवल पे जो राजनीति खेली गई उससे उनको काफी नुकसान हुआ। तो तीन बड़े कारण थे। एंटी इनकम्बेंसी भी देखी गई है क्या नीरज? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे उनसे लोकल लेवल पर कहीं न कहीं बड़ी नाराजगी थी। और इसी तरह जो बसपा के वोट बैंक थे, भाजपा को ये उम्मीद थी कि बसपा अपने वोट बैंक बचा लेगी। 2019 की तरह एक बार फिर से अगर बसपा को कुछ सीटें मिलती हैं तो उसको फायदा होगा। तो बसपा के जो दलित वोटर थे वो इस बार इंडी गठबंधन पे खुलकर उन्होंने वोटिंग की, लिहाजा इंडी गठबंधन जो आप देख रहे हैं कि कितने अधिक मार्जिन पर आ गया है। अगर सपा के वोट देखिए और कांग्रेस के वोट देखिए, और इसके अलावा चंद्रशेखर राम जीत रहे हैं और ये बड़ी बात है, जबकि वहां समाजवादी पार्टी के भी खड़े थे उम्मीदवार और भाजपा के भी और बसपा के भी, तो उनके बीच से उन्होंने जीत को छीन लिया। तो ये देखिए कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश में नई चीजें देखने को मिली, इस पर लोगों को यकीन करना मुश्किल था कि चंद्रशेखर रावल भी चुनाव वहां से जीत सकते हैं, जबकि सभी पार्टियों के प्रत्याशी वहां खड़े हुए थे। लेकिन चंद्रशेखर रावल की जीत ये बताती है कि किस तरह से लोकल मुद्दे हावी रहे और साथ ही साथ बसपा का जो वोट बैंक था वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में, इसलिए ज्यादा बड़ी जीत मिली। ठीक है, चलिए आनंद का रुख करते हुए, आनंद देखिए आप बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, आपने तस्वीरें दिखाई, जश्न की वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो उदासीनता भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर देखने को मिल रही होगी।
बिल्कुल आंचल, बीजेपी कार्यकर्ताओं की अगर बातें की जाए तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर खुश हैं कि आने वाली सरकार उनकी होगी, लेकिन जो आंकड़ा बीजेपी ने, जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा था आपकी बार 400 पार, जिसमें 370 खुद बीजेपी के होने थे, उसके चलते ये होता कि बीजेपी जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती तो किसी भी फैसले बड़े लेने को लेकर उसको किसी और पार्टी से पूछना नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो आलम है, जो तस्वीर सामने आई है खुल के, वो आपको दर्शाएगी कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जिसके चलते उनको अपने बाकी एनडीए संगठन जिसमें टीडीपी, जेडीयू समेत तमाम वो लोग जो कि अलग अलग हिस्सेदारी रखते हैं अलग अलग जोन से, तो उनके साथ मिलकर अब सरकार चलानी होगी। अपने कोटे से मंत्रिमंडल में उनको जगह देनी होगी, उनके मुद्दों को प्रायोरिटी देनी होगी। और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बीजेपी की एक यूएसपी होती है कि जब भी वो कोई बड़ा फैसला लेती तो उसको अपने हक के और अपने मजबूती के साथ लेती। लेकिन अब समय पूरी तरह से बदल चुका है और अब जब बड़े फैसले लेने होंगे तो उनको अपने पार्टी के बाकी एनडीए के संगठनों के साथ भी बात करनी होगी, अपने अलायंस के साथ बात करनी होगी, उसके बाद बड़े फैसले ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी आज़ादी के साथ, फ्री के साथ खेलती थी, वो कहीं ना कहीं अब उस पर अंकुश लगेगा और उनके अपने बाकी पार्टनर से भी बात करनी पड़ेगी, उसी अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए कई बार भारत का इतिहास इस चीज़ को दोहराता है कि जब भी एलआईसी के साथ सरकार बनाई जाती तो कहीं ना कहीं जो मेन पार्टी होती, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात किया जाए, मनमोहन सरकार की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एक संयम सा रहता है या कहीं कहीं एक दबाव रहता है किसी भी एलआई के छूटने को लेकर, जो अब आने वाले 5 साल में लगातार पीएम मोदी के भी सर पे बना रहेगा। क्या मेरी सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, उसको लेकर लगातार एक डर बीजेपी आला कमान के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जहन में एक न एक बार रहेगा। चलिए ठीक है आनंद। बासु शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी सवाल लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे बासु शर्मा जी से।